हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर और उनकी पार्टी देश में लगातार जातीय गणना का विरोध कर रही है। अगर ऐसा है तो अनुराग ठाकुर अपने नाम के आगे अनुराग धूमल की जगह अनुराग ठाकुर क्यों लगाते हैं? उनके पिता अपने नाम के आगे धूमल लिखते हैं। ये दोहरी मानसिकता लोगों को समझनी पड़ेगी। ये बात कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। हमीरपुर में प्रेम कौशल ने संसद में भाजपा नेताओं सहित हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर के द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को अशोभनीय करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेताओं को केंद्र सरकार के पिछले 2 कार्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष न होने के चलते मनमानी करने का मौका मिल रहा था, मगर अब विपक्ष के नेता आम जनता के हित के प्रश्नों को वहां पर उठा रहे हैं और इनका जवाब देने में भाजपा असमर्थ है और इसी वजह से उनकी बौखलाहट नजर आ रही है। उस देश जिसकी महान संस्कृति है, वो देश जो अपनी महान सभ्यता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, जो देश जिसके लोग अपने महान आचरण के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उस देश का प्रधानमंत्री इतनी अभद्र भाषा, निम्न स्तर की भाषा और इस ऐसे अगर अपने से एक सांसद द्वारा दिए गए ऐसे वक्तव्य को की प्रशंसा करने के लिए अपने पेज के ऊपर पोस्ट डाल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये देश को कहां ले जा रहे हैं, इस चीज को अच्छे तरीके से समझा जाता है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि अगर अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के लोग जातिगत मतगणना के खिलाफ है और वो ये समझते हैं कि जाति का जिक्र नहीं होना चाहिए, तो मेरा सवाल है इससे अनुराग ठाकुर से एक कि उनके पिता प्रेम कुमार धूमल लिखते हैं अपने नाम के साथ और उनके जो भाई हैं अरुण, वो भी अरुण धूमल लिखते हैं। अनुराग जी ने अनुराग धूमल क्यों नहीं लगाया? वो अनुराग ठाकुर क्यों लिखते हैं? तो अपने नाम के साथ वो जाति को क्यों जोड़ते हैं? ये दोगली बातें हैं। अपने साथ तो उनको जाति को जोड़ना अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा अगर कोई बात कर रहा है जाति के ऊपर, और इसमें क्या गुनाह है? देश में किस समाज की और किस वर्ग की क्या संख्या है, अगर वो मतगणना में आ जाए उसमें आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? और राहुल गांधी ने यही कहा है कि हम करा के हटेंगे, ये होके रहेगा। राहुल गांधी ने ये तो नहीं कहा कि किसी से हक छीन के किसी को दे दिए जाएंगे। तो इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल है, जनता पार्टी के नेता संसद के अंदर असंसदीय, अभद्र और अमानवीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे हमीरपुर के सांसद जो इस बार मंत्री नहीं बन सके, शायद इस फ्रस्ट्रेशन में भी है कि उनको केंद्र के मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, और वो हमेशा से विवादास्पद बातें करके, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके अपने आप को लाइमलाइट में रखने का प्रयास करते हैं। कल उन्होंने संसद के अंदर, प्रत्येक सांसद को संसद में बोलने के कुछ विशेषाधिकार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके साथ साथ नैतिकता का भी एक तकाजा है, जिसको ध्यान में रखते हुए चाहे आपको विशेषाधिकारी है, लेकिन आपको बात करनी चाहिए, अपनी शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए। राहुल गांधी, वो राहुल गांधी जिनके परिवार का देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, चाहे मोतीलाल नेहरू हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, कुर्बानी का इतिहास है। जिसके पिता, जो मैं समझता हूं कि उस वक्त देश के सबसे हसीन और खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी थे, उनका जो शरीर था वो टुकड़ों में जो था, टोकरे में जो है वो लाया गया देश के लिए। जिस आदमी के चिथड़े जो थे शरीर के वो उड़ा दिए गए, ये उस व्यक्ति का बेटा है राहुल गांधी, जिसकी दादी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने सीने के ऊपर दर्जनों गोलियां खाई। ये उस महान नेत्री का ये पोता है, ये उस नेहरू का ये नाती है, जिस जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के 13 साल देश के बहुत अमीर खानदान से संबंध होने के बावजूद जेलों में काटे देश की आजादी के लिए। आप उस परिवार के व्यक्ति को, उस परिवार के नेता को, जो एक टी शर्ट पहनकर आज पूरे देश में वो गरीब के पास भी जा रहा है, वो मजदूर के पास भी जा रहा है, वो मैकेनिक के पास भी जा रहा है, वो मोची के पास भी जा रहा है, किसान के खेत में भी जा रहा है, हर व्यक्ति का दुख और दर्द बांटने का काम जो इस देश के अंदर कर रहा है, आप कह रहे हैं कि उसकी जाति नहीं है?
मैं समझता हूं शर्म आनी चाहिए अनुराग ठाकुर को, और प्रधानमंत्री के पेज के ऊपर उस चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है, ये उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कैसे दुर्भाग्य है मैं समझता हूं। हिमकेयर की बात करें, लगातार हिमकेयर पे जो है प्रश्न उठ रहे हैं सरकार से, हिमकेयर को लेकर क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मेरी एक सलाह है कि लगातार सरकार के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र किए, और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने उनके एजेंडे को, ये जो उपचुनाव अभी हुए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसमें उनकी बातों को, उनके एजेंडों को, उनके इश्यूज को लोगों ने रिजेक्ट किया है। हिमाचल प्रदेश के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार अपना काम करे। मेरा उनसे निवेदन है कि कुछ मसले ऐसे हैं जिनके ऊपर लोगों को निर्णय देने दो। आप हर वक्त सरकार की आलोचना करने में लगे हैं। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, हिमकेयर का भी इशू, आपने हिमकेयर का जिक्र किया। हमारा संबंध लोगों की सेहत से है। हम चाहते कि लोग स्वस्थ रहें, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिले, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। हिमकेयर के माध्यम से प्रदेश के अंदर एक स्कैम भी हुआ है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक कमेटी का गठन हुआ है उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शायद, तो इसमें आगे किस तरीके से हिमकेयर जो है इस योजना को आगे इसको लागू रखना है, और जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो आईजीएमसी है, चाहे वो टांडा का मेडिकल कॉलेज है, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज है, नेर चौक का मेडिकल कॉलेज है, और इसी तरीके से जितने दूसरे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, सभी हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर कॉम्पिटेंट हैं हर तरह का इलाज करने के लिए। और अगर उस स्थिति में आप ये सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें तो हिमकेयर बंद नहीं है, तो वहां इसमें मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा स्कैम भी इसके माध्यम से हुआ है, और इसमें मैं ज्यादा विस्तार पूर्वक जाऊंगा नहीं। इस सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है कि किस तरीके से इस योजना को आगे जो है वो जारी रखना है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इसको करना है तो किस स्थितियों में वो चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे, हिमकेयर लेके वहां इलाज कराएंगे, और 5 लाख का जो आपका एक उसमें पैकेज है, वो 5 लाख का पैकेज जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इसमें कई तरह के प्रश्न हैं जिनकी वजह से इसको सरकार ने फिलहाल जो है वो बंद किया है। आने वाले समय में एक नई शक्ल में योजना जो है वो आए। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर जो प्रयास किया एक सरकार गिराने का, सरकार तोड़ने का, उस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बुरी तरह से असफल हुआ, और उस असफलता के चलते ये पहला ऐसा अटेम्प्ट था पूरे देश के अंदर बीजेपी का और केंद्र की सरकार का, केंद्र की लीडरशिप का, कि अपनी सरकार तोड़ने के प्रयास में वो असफल हुए। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी जो है, जो इनका एक तरीका है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स की जो संस्था है उसके माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से तंग करो, टॉर्चर करो। तो मैं समझता हूँ कि उसी श्रृंखला की जो कड़ी है उसके तहत इस तरह की रेड जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी ये कर भी रहे हैं, हो सकता है आगे भी करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ईडी है इसकी स्थापना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कारगर लड़ाई लड़ने के लिए, ताकि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रोसेस लंबा ना हो, जल्दी से उनको दंडित किया जा सकते, और एक ऐसी शक्तिशाली संस्था गठित की जाए जिसके ऊपर कोई किसी तरह की कोई दूसरी जो संस्थाएं हैं उनका कोई दखल ना हो। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस ईडी का एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का जो गठन मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था, लेकिन आज जो एक उद्देश्य था इसके गठन का वो डिफीट हो चुका है। दैट पर्पज हैज बीन डिफीटेड बाय दिस गवर्नमेंट। अब ईडी का मकसद है कि विपक्ष के नेताओं को आप तंग करो। मैं ये जानना चाहता हूं, और मेरा प्रश्न है ईडी के अधिकारियों से भी, केंद्र की सरकार से भी, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के यहाँ पूरे देश ईडी ने रेड की है? बहुत अमीर धनाढ़े लोग भारतीय जनता पार्टी के देश के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी तो एक तरह से पार्टी ही किसी समय में कहा जाता था कि ये धनाढ़े लोगों की है, व्यापारी लोगों की है। तो क्या ईडी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी के से संबंध रखने वाले जो लोग हैं वही भ्रष्ट लगते हैं? क्या हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के अलावा जो 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 रूलिंग पार्टी है उसका कोई नेता ऐसा नहीं है जिसने भ्रष्टाचार किया होगा? तो स्पष्ट दिखता है कि इसमें बहुत बड़ा पक्षपात है, और ईडी जो है वो सिलेक्टेड लोगों को इस देश के अंदर टारगेट करती है। इस बार की जो सरकार है उसमें बने हैं, और भारतीय जनता पार्टी बामुश्किल अपने सहयोगियों के समर्थन से इस बार सरकार बनाने में कामयाब हुई है। मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बेशक
इस वक्त सत्तारूढ़ है अपने गठबंधन के चलते, लेकिन इसके बावजूद एक नैतिक पराजय भारतीय जनता पार्टी की देश के इन लोकसभा चुनावों में हुई है। और कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है, नैतिक तौर पर मैं समझता हूं और व्यवहारिक तौर पर उनकी जीत हुई है। आज जिन मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी संसद के अंदर जाके बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, जो मैंने जैसे कि कहा कि पिछले जो 2 कार्यकाल सरकार के केंद्र के रहे, उनमें कोई नेता प्रतिपक्ष था नहीं, एक जो डेजिग्नेटेड लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो नहीं था। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये आदत पड़ गई कि विपक्ष के बिना सरकार चलाओ, मनमानी करो, जिस तरह के मर्जी कानून पास करो, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है करो। लेकिन राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आज आप देखिए संसद के अंदर देश के मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी बात कर रहे हैं, देश के नौजवानों के मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी बात कर रहे हैं, देश का जो दलित समाज है, पिछड़े लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, आज उनकी आवाज जो राहुल गांधी बुलंद कर रहे हैं, युवाओं की आवाज राहुल गांधी बुलंद कर रहे हैं। अग्निवीर के मुद्दे को राहुल गांधी ने जोर शोर के साथ जो है संसद के अंदर उठाया है। नीट के जो पेपर लीक हुए और देश के अंदर जो एक पेपर लीक की जो एक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक ट्रेंड चला है, उसको मुद्दे को लेकर बड़ी जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने सरकार की घेराबंदी की है। तो आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिस जबरदस्त तरीके से देश के मुद्दों को, समाज के मुद्दों को और देश के लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होते हुए भी विचलित है, परेशानी में है। और उनकी परेशानी अगर उनके चेहरों को आप देखें तो उनसे स्पष्ट झलकती है। अब जो मनमानी करने का एक दौर था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, प्रधानमंत्री का और केंद्र सरकार के दूसरे मंत्रियों का, वो दौर में समझता हूं समाप्त हो गया।